हमारे साथ में शंकर सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं। शंकर सिंह भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल यह रहेगा कि नई सरकार का गठन हो गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम शपथ लेते हैं, लेकिन जो टारगेट सेट किए गए थे वो टारगेट अचीव नहीं हुए। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में क्या वो रोड मैप है जिसको लेकर पार्टी काम करने वाली? देखिए, जिस तरीके के टारगेट सेट किए गए थे और वो पूरे नहीं हो पाए, उसके लिए समीक्षा बैठक हो रही है। कुछ जो कमियां रही हैं उसके ऊपर काम करेगी पार्टी, अपना विचार करेगी और काम करेगी। और एक विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव सेट किया गया था, उस नैरेटिव में वो कुछ हद तक कामयाब रहे। और इसके लिए जो चीज उन्होंने करी है, सामने जो एक 8,500 रुपए पर मंथ का एक वो वादा किया है और एक जो 1 लाख रुपए का जो वादा किया था, उससे काफी हद तक उन्होंने जो नैरेटिव सेट करना था वो सेट किया और उसका उनको फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर हम देखेंगे कि उसका हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की समीक्षा हो रही है। और बहुत जल्दी, जैसे विधायक जी बैठे हुए हैं, स्वयं भी वो देख रहे हैं और सभी लोगों ने देखा है कि उस समीक्षा बैठक का बहुत जल्दी अच्छे सुखद परिणाम आएंगे और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, शंकर सिंह भदौरिया जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि रोड मैप क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि ये भी मेरा एक सवाल था कि रोड मैप क्या है, क्योंकि 100 दिन का रोड मैप हर पॉलिटिकल पार्टी जनरली लेकर चलती है। इसमें जब हम स्पेसिफिकली मथुरा की बात करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ खास? देखिए, ब्रज भूमि जो है वो बहुत ही पावन भूमि है और ब्रज क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहां से हमेशा ही, चाहे वो संतों के द्वारा रहा हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से जो संदेश दिया गया हो, वो संदेश यहां से जाता है और पूरे देश तक पहुंचता है। और अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो हमारे पास जो युवा को हमको साथ लेके चलना है और उस युवाओं को साथ लेने के लिए जो जिस तरीके की चीजें सामने आनी चाहिए वो आ भी रही हैं। और जो कमियां हैं वो हमारी, देखिए, एक नीट भर्ती परीक्षा हुई, इसके में लगभग 60 लाख युवाओं के जीवन के साथ बार बार पेपर लीक होता है, खिलवाड़ होता है। और अभी एक कल की ही न्यूज है, नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। उससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और उन्हीं का ये दुष्परिणाम है। जब किसी भी हम क्षेत्र में जाते हैं, जब हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद होता है, जो युवा 20 साल मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप की आकांक्षाएं होती हैं कि हम पूरा अपनी कोचिंग संस्थानों को इतना पैसा देते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद भी जब उनको सकारात्मक परिणाम नहीं आते उनके जीवन में, तो उसका संदेश पर राजनीतिक रूप से सामने आता है। और जो परिणाम आए हैं उसमें बहुत हद तक जो हमारी भर्तियों के अंदर धांधलियां हुई हैं, जो युवाओं के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका भी एक योगदान रहा है। आगे आने वाले समय में जो हमारा 100 दिन का रोड मैप है, उसकी लिए प्रधानमंत्री और जो हमारे दूसरे राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, जो नए कानूनों का प्रावधान किया गया है नकल माफिया के खिलाफ, ये नकल माफिया बहुत ही मतलब घृणित कार्य कर रहे हैं। ये लोगों का जीवन इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। मेरा केवल एक सवाल है इस समय सरकार से कि आप चाहे पूरे जितने भी आपके पास संसाधन है, उन संसाधनों का यूज कीजिए और इन नकल माफियाओं के ऊपर इतनी कठोर कानूनवाही और इतनी कठोर कार्रवाई कीजिए कि इनकी आने वाली पुश्तें कांप जाएं। क्योंकि ये नकल माफिया, इनको पोषित कौन कर रहा है, इनके सोर्स क्या है, हमें उन सोर्सों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चाहे इसमें किसी भी दल के लोग शामिल हो, चाहे वो कितना बड़ा भी राजनेता हो, चाहे वो कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, ये नकल माफिया जो हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनके ऊपर नकेल और लगाम लगाना बहुत जरूरी है, इनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग अपने युवाओं के भविष्य को आगे लेके चलेंगे, भारतवर्ष को युवाओं का देश कहा जाता है, अगर हमारे युवा ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर हमारा युवा ही हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम सब लोगों ने हमेशा सोचा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बनाने के लिए हमको युवा शक्ति का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे युवा साथ रहेंगे और सही दिशा में काम करेंगे, सकारात्मक कार्य करेंगे, तो मैं 100% श्योर हूं कि जो सरकार 100 दिन का रोड मैप लेके चल रही है और आगे जो मोदी जी का सपना है 2047 विकसित भारत, उसके लिए युवाओं का साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार यही निवेदन करूंगा सरकार से कि वो युवाओं को साथ लेके चले, जो उनको रोजगार के संसाधन चाहिए, रोजगार के लिए नए रोजगारों का सृजन किया जाए। जो ये नकल माफिया जिस तरीके घृणित कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों पे तत्काल प्रभाव से नकेल लगाई जाए। एब्सोल्युटली यस। और यही कारण है कि सरकार के साथ साथ में कोर्ट भी लगातार इस मामले के ऊपर गंभीरता से चर्चा कर रहा है और फटकार भी लगा रहा है। भदौरिया जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय के ऊपर? देखिए, इस विषय के ऊपर विधायक जी ने पहले ही बहुत सारा प्रकाश डाल दिया है और मैं इस बात को दोबारा से रिटेरिएट करना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे वो जो भी हमारे संत स्थल हैं, जो भी हमारे धर्म स्थल हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी भी विधर्मी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। मैं आपके यहां से संदेश देना चाहता हूं, चाहे इसके लिए हमें अपना
जान लगानी पड़े तो हम जान भी लड़ा देंगे। और जहां भाईचारे की बात करी जा रही है तो दूसरा पक्ष से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 70-75 साल होने को आए आज इस देश को आजाद हुए, आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा एक मौका दिया हो कि ये लो, ये हमारा स्थान है, विवादित स्थल है और इसको हम अपनी इच्छा से आपको सौंप रहे हैं। ना उन्होंने पहले सौंपा है और ना वो अब आगे सौंपेंगे। इस बात के हम बार बार उम्मीद करते रहे, उम्मीद के लिए मना नहीं है, लेकिन आप उनसे उम्मीद मत रखें। और ये इसके लिए जो कानून बनाने हैं वो कानून बनाए जाए, जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी जानी है वो कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए, तभी हमारे जो धर्म स्थल हैं उन पे से कब्जा मुक्त होंगे। आप किसी भी प्रकार की भाईचारे की उम्मीद उनसे ना पाली जाए, क्योंकि ना वो पहले उन्होंने कभी ऐसा किया है, क्योंकि ये उनके उनकी है ही नहीं, किसी उनके मन में ही नहीं है कि हमें किसी प्रकार से अपने धर्म से समझौता करना है। ये तो हम लोग जो हिंदू धर्म, हमारे संत लोग बैठे हुए मेरे सामने, उन लोगों ने हम लोगों को सहिष्णुता सिखाई है। इसीलिए हम लोग भाईचारा 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 बोलते हैं। केवल और केवल भाई बन सकते हैं हम लोग, वो हम उनको भाई बना सकते हैं, बाकी चारा हमको बनना। अगर ज्यादा भाईचारा करेंगे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई स्वयं मजबूती से लड़ें, सरकार मजबूती से बना के रखें, जनता के लिए कार्य करें। अगर सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तो कानून भी बना पाएंगे, जो जैसा कि अयोध्या के केस में हो चुका है, अब मथुरा के केस में भी यही होना है। अगर सत्ता हमारे पास रहेगी तो सही ढंग से हमारे अटॉर्नी वहां खड़े होंगे, हमारे अच्छे लॉयर खड़े होंगे जो कि कोर्ट में अच्छी दलीलें देंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये 70 साल से विवादित स्थल है और आगे आने वाले 70 साल तक भी केवल भाईचारे की उम्मीद में तो आप नहीं कर सकते। तो मेरा जितने भी जनप्रतिनिधि और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सरकार को मजबूत बना के रखें। अगर ये सरकार मजबूत है तभी ये हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। बाकी सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जनता के प्रति जो भी अच्छे कार्य करने हैं उन अच्छे कार्यों को लगातार किया जाता रहे, तभी जाके जनता आपको चुन पाएगी। जो धक्का हम लोगों को लोकसभा चुनाव में लगा है, ऐसा धक्का हमें आगे आने वाले टाइम में ना लगे। तो 27 की कमर कस लेनी है सभी लोगों को, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं विधायक जी के माध्यम से ही ये बात बताना चाहूंगा कि समीक्षा बैठक होती है, वो होती कहां पे, एसी बंद कमरे में हो गई, जनता तक कोई पहुंचता ही नहीं। जो आम कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का या जो आरएसएस का जो वर्कर है, जो काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल पर, उससे कोई पूछता ही नहीं है। वो गांव-गांव में जाना छोड़ दिया है। अब आजकल की जो बातें हो रही है वो केवल एयर कंडीशन कमरे में हो रही है। लोग सेल्फी खिंचाने वाले लोग नेता बन गए हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं वो आज की डेट में नेता बन गए हैं। जिनके पास धनबल है, जनबल है, वो लोग आज की डेट में आके पूरा मजा मार रहे हैं। इसी वजह से आम कार्यकर्ता जो गरीब है, जो ग्रास रूट लेवल पे आरएसएस का कार्यकर्ता घरों घरों गांव-गांव जाता था, चौपाल लगाता था, आज की डेट में वो थोड़ा सा हट गया है। और जो हटा है तो ये झटका लगा है। जो हम लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 293 पे क्यों रुके? क्योंकि हमारा मूल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट हुआ। जो दूसरे लोगों की जो नैरेटिव सेट था वो तो था ही था, लेकिन हमारा मूल कार्यकर्ता भी हमसे नाराज है। तो मेरा ये जनप्रतिनिधि बैठे हुए विधायक जी, इनके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने मूल कार्यकर्ता की जरूर सुने, जिसने यहाँ पे अपने सालों साल मेहनत करता है, सालों साल यहाँ पे कठिन परिश्रम करता है, आपके बूथों पे वोट डलवाता है, बूथों की रक्षा करता है। सिस्टम तो बना हुआ है, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, लेकिन उस बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख को पूछता कौन है? कोई भी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, उसको पूछा नहीं जाता है, इसीलिए ये परिणाम आते हैं। तो इसीलिए निवेदन है कि आप लोग जाएं, अपने कार्यकर्ता की सुने। अगर कार्यकर्ता की सुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार भी मजबूत रहेगी, और जो हमारे ब्रज के अंदर जो मंदिर का निर्माण होना है अच्छा वाला, वो मंदिर का निर्माण भी यही सरकार कराएगी, क्योंकि ये सरकार अच्छी तरीके से कोर्ट में पैरवी करेगी, और कोर्ट में अच्छी पैरवी, कोर्ट से ही हमको न्याय मिलेगा। हालांकि भदौरिया जी, भाईचारे की बात आपने कही, तो भारत 24 पहले तो भाईचारा और सौहार्द की बात करता है, सभी धर्मों के बीच में बना रहना चाहिए और सभी को एक साथ रहना है। ऐसे में पूरा मामला हालांकि कोर्ट में ऑलरेडी है, कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर जो चर्चा है, सुनवाई है वो कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है।